हेलो स्टूडेंट, आज इस प्रतियोगिता के माध्यम से आप लोग साइंस T20 क्विज की तैयारियां कर सकते हैं। आज क्विज 1 का प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा और बताया जाएगा किस प्रकार से अपने प्रैक्टिस को आप लोग और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। इस सीरीज़ के कुछ क्विजेस आप लोगों को बताई जाएंगी, कुछ क्विजेस आप लोग खेलोगे, उसके बाद इसका एक मेन एग्ज़ाम होगा जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करोगे और उस लाइव एक्टिविटी के माध्यम से आप लोग इस क्विज को जीत भी सकते हो और अच्छे स्कोर कर सकते हो। आप लोगों को सर्टिफिकेट इशू होगा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग अपने दोस्तों से शेयर जरूर करोगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीटर आप लोगों को आपके क्विजेस की प्रैक्टिस के बारे में बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितनी तैयारियां कर ली हैं। इंतज़ार हुआ ख़त्म और आपकी तैयारियां हुई शुरू। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आप लोग साइंस क्विज की तैयारी के लिए ये वीडियो पर एक्टिव हुए हो, तो आज एक एक क्वेश्चंस को मैं डीपली समझाता चलूँगा। आपकी तैयारियां जो साइंस क्विज की T20 साइंस क्विज कंपटीशन जो स्टार्ट हुआ है सीरीज़ 1 का, इसका लाइव जो आप लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, इसका जो मेन क्विज होगा, उसके लिए आप लोगों को पहले से बता दिया जाएगा। फिलहाल ये जो क्विज है ये आप लोगों की तैयारियों के लिए चालू किया जा रहा है। क्विज 1 में अपनी लाइव एक्टिविटी चालू रखें। क्वेश्चन क्या है इसको मैं समझाता चल रहा हूँ। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को मेन एग्जाम में मिलेंगे। ध्यान रहे, ये जो एग्जाम है ये आपकी तैयारियों पर बनाया गया है, ठीक है। तैयारियां करते चलें और अपने एग्जाम के लिए भरपूर तैयारियां अपने साथ रखें। क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं, कठिन हो सकते हैं, लेकिन अगर तैयारियां करते हुए अगर आप लोग लाइव एक्टिव रहेंगे तो आप लोगों को समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड अवे। ध्यान रखना, क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन कभी कभी हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि समझ में नहीं आता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन, 4 ऑप्शन होंगे, लार्ज ब्लड वेसल होती है जो कैरी करती है। कैरी का मतलब समझ लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला जो कार्य करे उसको बोलते हैं कैरियर। तो कैरीज करती है किस चीज को, ब्लड को, मतलब रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने कार्य करती है। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से बाहर की तरफ जो चलती है। समझ में आ गई बात, कहानी क्लियर हो गई। यानी कि ऐसे ब्लड वेसल्स के बारे में आप लोगों को बताना है जो हार्ट से नहीं, हार्ट के बाहर से वर्क करती थी। तो कौन सी हो सकती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। याद करिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वेन, क्या वेन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है आर्टरीज, ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है कैपिलरीज, ये हो सकता है, या फिर नर्व। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन। यहाँ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। समझ में आ गई कहानी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। वेन, आर्टरी, कैपिलरीज एंड द लास्ट इज नर्व। तो चारों में से आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका आंसर आज ही आप लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि तैयारियां आप लोगों की चालू हो चुकी हैं, ठीक है। चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग, बता दिया, क्लियर हो गया। टाइम पंचुअल आप लोगों को मिला है, पूरा प्रॉपर टाइम मिला है, आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आंसर कुछ है बी, बी का मतलब आर्टरीज है। तो आर्टरीज का मतलब समझ लेते हैं, यहां पर एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। अगर बात करते हैं द पल्मोनरी आर्टरी, अगर पल्मोनरी आर्टरी है तो समझ जाएं कि ये अपवाद है पूरे बायो का, या फिर हार्ट ब्लड सर्कुलेशन का एक अपवाद है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते चले आए थे, आर्टरी बेसिकली कैसा रक्त रखती है अपने पास कैसा रक्त रखती हैं, कैसा खून उनमें रहता है। तो हम लोगों को पता है आर्टरी जो होती है वो रेड कलर की होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कैरी करता है ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है ये अपवाद हो जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कैसे होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो ये हार्ट के किस तरफ चलेगा, राइट साइड। तो राइट आप लोगों ने ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल देखा होगा जब हाई स्कूल में आप लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ा होगा, क्लियर हो गया। फ्रॉम द हार्ट ऑफ द लंग्स टू पिक अप अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया नहीं आया, आ गया तो अच्छी बात है, कमेंट में कमेंट करते चले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज नॉट ए मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा विटामिन क्लास 10th में भी आप लोगों के कोर्स में है, ये चैप्टर फर्स्ट में लाइफ प्रोसेसेस में ही आप लोगों ने विटामिन के बारे में पढ़ा होगा। डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट जो आप लोगों को पढ़ाए गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सारे पढ़ाए थे ना, उसमें विटामिन भी था। तो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत नहीं आता। तो विटामिन ए, जिसका क्या नाम था, आप लोगों ने केमिकल नेम भी याद किया होगा। याद कीजिए केमिकल नेम, जैसे विटामिन सी का स्कर्वी आप लोगों ने पढ़ा था, सी से क्या होता है डिजीज, स्कर्वी होता है। और सी का जो केमिकल नेम था एस्कॉर्बिक एसिड, जो आप लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए। बस वही चीज यहां पर क्लियर करनी है आपको, ठीक है। पहला जो केमिकल नेम है क्या थायमीन हो सकता है, सेकंड है राइबोफ्लेविन, सी है फॉलिक एसिड एंड द लास्ट वन इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो चारों में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता यही आप लोगों को बताना है। चारों ऑप्शन दिख गए, कौन सा नहीं आता ये बताना है। डी नहीं आता, अभी यह नाम ही लिया था मैंने, क्या नाम लिया था, विटामिन सी का क्या नाम होता है केमिकल, एस्कॉर्बिक एसिड ही तो मैंने बोला था। रिवाइंड करके आप लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ में आ गया। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कई रूप थे, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B7, ठीक है। कई तरह के नाम थे, B12 भी था, साइनोकोबाल्मिन ये भी था। तो कई तरह के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितने भी बी आते हैं सब इसी में आएंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक। समझ में आ गई कहानी। एक्सप्लेनेशन आप लोग समझ लेते हैं एक बार। एक्सप्लेनेशन में वही चीज अभी उन्होंने बोली, क्या बोली, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट करते हैं 8 विटामिन, जिसका नाम है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड द लास्ट वन इज B12। विटामिन B1 इज थायमीन होता है, ध्यान रखें ये सारे केमिकल नेम दिए गए हैं। विटामिन B1 को हम लोग थायमीन के नाम से जानते हैं, विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लाविन के नाम से जानते हैं, विटामिन B3 जिसको नियासिन बोलते हैं, विटामिन B5 जिसको पैंटोथेनिक एसिड हम लोग कहते हैं, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, बायोटीन, फॉलिक एसिड एंड द लास्ट वन इज विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। ये भी हमने बोला था, आप लोगों को याद आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 में बेसिकली कहा क्या गया है, समझ लेते हैं। फंगी जो होते हैं, जो फंगस होते हैं, तो फंजाई की बात हो रही है, द प्लांट्स है ना, ये लैक करते हैं। लैक का मतलब होता है इनमें से किस चीज की कमी होती है। 4 ऑप्शन है, जो फंगी होते हैं, फफूंदी होती है, और जो प्लांट है, आर प्लांट है, एक तरह के क्या है, पौधे हैं, क्योंकि पौधों के अंतर्गत रखे गए, ठीक है। विटेकर क्लासिफिकेशन में अलग है, लेकिन यहाँ पर प्लांट में ही रखे गए, जिनके पास कमी होती है किस चीज की, क्या ऑक्सीजन की कमी है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है, क्लोरोफिल की कमी है, या फिर नन ऑफ दिस। तो फंगी आप लोगों को याद आ गया, फंगी होते क्या है ये तो क्लियर हो गया। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एगेरिकस इज अ कॉमन फंगी, जो एडिबल होता है, मतलब हम लोग उसको खा सकते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन रहित होता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। या सी ऑप्शन क्लोरोफिल नहीं होता, ये होगा। या फिर लास्ट में नन ऑफ दिस। चारों में से कौन सा बेटर ऑप्शन आप लोगों को लग रहा है, क्या होगा। आंसर दे चुके हैं ना, मैं आगे स्क्रीन कर दूं, समझ में आ गया, और टाइम बहुत मिल गया है। आंसर है क्या होगा, सी होगा। क्यों होगा सी, समझ लेते हैं। क्योंकि हमको पता है क्लोरोफिल होता तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, खुद बनाते हैं। अब सी नहीं है, मतलब क्लोरोफिल है नहीं, क्लोरोफिल है नहीं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना भोजन बना ही नहीं सकते। समझ में आ गई बात। अगर क्लोरोफिल होता तब तो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। तो पेड़ पौधों में और फंगी में क्या अंतर ही रह जाता। तो अंतर समझ में आ गया। क्लोरोफिल यही एक है जो फंगी में नहीं होता और बाकी नॉर्मल पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक, कहानी समझ में आ गई। एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने अभी समझाया। क्या समझाया, वी नो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड सो आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, जबकि फंगस ऐसा नहीं करते। विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मेक फूड विच they produce glucose from carbon dioxide and sunlight। समझ में आ गई बात। ऑक्सीजन is released by the plant which is further used by humans and the other animals, but fungi lack chlorophyll and do not engage in photosynthesis। photosynthesis कर ही नहीं पाते due to the lack of chlorophyll। कहानी खत्म, समझ में आ गया, पूरा प्रॉपर समझ में आ रहा। तैयारियां अच्छी हो रही हैं आप लोगों की, क्लियर है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कर दें कि बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में सब कुछ आ रहा। अगर ऐसा है तो लिख लिया। आगे चालू करें क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपली पूछा गया, देख लेते हैं। व्हाट मेक्स अ रेप्टाइल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बेटर है किसी रेप्टेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के साथ। ठीक है, रेप्टाइल्स आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था, आगे भी आप लोग पढ़ोगे। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेप्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात हो रही है। 4 ऑप्शन सामने है जो रेप्टिलियंस नेचर के होते हैं, रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिनके पास होता है रेप्टाइल्स कहलाते हैं। उनके पास कौन सी कैटेगरीज होती है या फिर कौन सी कैटेगराइज के होते हैं। क्या वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, कोल्ड ब्लडेड
मतलब अपने रक्त को क्या वो ठंडा रखते हैं, ऐसा कुछ है? या वार्म ब्लडेड है, गर्म है उनका खून, जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल, हम लोग कोल्ड ब्लडेड तो है नहीं, क्या हम लोग की तरह ही फीचर रखते हैं अपने पास? या फिर नॉन हियरिंग, इनको सुनाई नहीं देता, नॉन हियरिंग, नो एनी ईयर, मतलब ईयर पिन्ना नहीं होता, ईयर नहीं होता, कान नहीं होते, इस वजह से ये ऑप्शन सही होगा। या फिर डी ऑप्शन, ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये अंडे देते हैं, एग लेइंग एनिमल्स, क्या ये सही होगा? तो ऑल द रेप्टाइल्स क्या अंडे देते हैं, ये ऑप्शन बेटर होगा। समझ में आगे चारों ऑप्शन क्या कहने की कोशिश की जा रही है, क्लियर है? आंसर देख लेते हैं, आंसर है डी। समझ में आगे बात, आंसर डी क्यों है? एग लेइंग एनिमल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ किसका है? रेप्टाइल्स का है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितने भी रेप्टिलियंस हैं सभी अंडे देते हैं। कहानी पता चल गई, अंडे देते हैं जितने भी रेप्टिलियंस हैं, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चंस क्या पूछा था, रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया था। तो डी, एग लेइंग एनिमल इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टिलियन। कहानी समझ में आ गई? पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी। रेप्टाइल्स जो होते हैं उनकी जो स्किन होती है विद कवर्ड होती है किससे? हार्ड ड्राई स्केल्स एंड मोस्ट रेप्टाइल्स ले एग्स। बात क्लियर हो गई? दोज एनिमल्स विच आर कोल्ड ब्लडेड, समझ में आगे बात, विच आर कोल्ड ब्लडेड डज नॉट डोंट ऑटोमेटिकली मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। समझ में आई थोड़ी सी बात? जो कोल्ड ब्लडेड नेचर के होते हैं डोंट ऑटोमेटिकली मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, अपने आप के जो शरीर का तापमान होता है उसको कांस्टेंट नहीं कर पाते। दे हैव टू ले आउट देयर एग्स इन द सन टू कीप देयर बॉडी वार्म। समझ में आगे बात? क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, एग लेइंग होते हैं, जिसकी वजह से इनको सूर्य का प्रकाश प्राप्त करना होता है, जिससे ये अपनी बॉडी को क्या रख सकें, वार्म रख सकें, गर्म रख सकें। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विच ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल समझ में आ गया, किसके पास कौन सी ब्लड वेसल्स होती है? हैव द स्मॉलेस्ट डायामीटर। तो कौन सी ब्लड वेसल, अब आप लोगों ने याद किया होगा, क्या याद किया होगा? कई तरह के ब्लड वेसल्स आप लोगों ने पढ़े, जैसे आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, कैपिलरीज हो गया, आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, सब पढ़े थे ना, लिम्फेटिक, ये सब सिस्टम पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप लोगों को स्मॉलेस्ट डायमीटर वाली कैपिलरीज, स्मॉलेस्ट डायमीटर वाली ब्लड वेसल्स बतानी है। ए है कैपिलरीज, बी है एट्रियोल्स, सी है वेन्यूल्स एंड द लास्ट वन इज लिम्फेटिक। तो लिम्फेटिक सिस्टम में आप लोगों ने लिम्फ के बारे में कई चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है, लैक ऑफ आरबीसी इनमें होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट डायमीटर वाला कौन सा होगा चारों ऑप्शन में से? नहीं याद आ रहा, देख लेते हैं आंसर। ए आंसर सही होगा, मतलब कैपिलरीज। तो कैपिलरीज कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की, पढ़ा था आप लोगों ने। कैपिलरीज का मतलब एक तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। समझ लेते हैं इसको भी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। ब्लड इज कैरिड थ्रू द बॉडी बाय द ब्लड वेसल्स, क्लियर हो गया। विद द हेल्प ऑफ परफ्यूजन प्रोसेस कैपिलरीज सप्लाइज ब्लड टू द टिश्यू। यही कैपिलरीज होती हैं जो सप्लाई करती हैं ब्लड को, कहाँ तक? टिश्यू के अंतर तक पहुंचाती हैं, ठीक है, टिश्यू तक पहुंचाती हैं। द डायमीटर ऑफ कैपिलरीज जो रेंजेस होते हैं वो 5 to 10 माइक्रोमीटर्स होता है। द डायमीटर ऑफ एट्रियोल्स इज अप्रॉक्स 30 माइक्रोमीटर। क्लियर हो गया? जबकि ऊपर वाले कैपिलरीज का कितना था? 5 to 10 माइक्रोमीटर। इसलिए स्मॉल अगर डायमीटर की बात करें तो सबसे ज़्यादा छोटा किसका होगा? कैपिलरीज का। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबर्न डिजीज। तो आप लोगों को बताना कौन सी ऐसी डिजीज है जो वायु से होती है, हवा से फैलती है। अगर सपोज करिए कोई पर्सन है, इन्फेक्टेड है, आपके सामने है, अगर वो छींक देता है, ठीक है, छींक देता है तो जो पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं हवा में, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह की डिजीज को बोलते हैं एयरबर्न डिजीज। क्लियर हो गया? ये डाउट तो नहीं है कि समझ में नहीं आया? समझ में प्रॉपर आ गया? 4 ऑप्शन दे दिए हैं आपके कहाँ सामने, क्या क्या है देखते हैं। पहला ऑप्शन तो मेजल्स है, ठीक है, मेजल्स के बारे में सबको पता होगा, कई लोग इससे सफ़र भी किए होंगे। सेकेंड ऑप्शन है टाइफॉइड, ठीक है, काला ज्वर जिसको बोलते हैं टाइफाइड, ये भी क्लियर हो गया। पिंक आइस है ना, पिंक आइस समझ में आ गई, आंखें का जो गुलाबी पन आ जाता है, लाल पन आ जाता है, एक तो ये हो गया। तो नन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो एयरबर्न डिजीज जो वायु से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है विद द हेल्प ऑफ एयर, एयर से केवल डिजीज कैरी होती है, तो वो कौन सी हो सकती है? मेजल्स है, टाइफाइड है,
पिंक आई है या नन ऑफ दीज। तो चारों में से आंसर देख लें क्या है, ए ऑप्शन राइट है, मतलब मीजल्स बिल्कुल राइट है। अब मीजल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक तरह की वायरल डिजीज है, वायरस इन्फेक्टेड डिजीज है, वायरस से होती है। और वायरस होते क्या है, जैसे कोरोना चल रहा है तो ये वायु के संपर्क में आने वाले भी क्या हो रहे हैं, इससे ग्रसित हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई पूरी बात। अब एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। एयरबर्न डिजीज आर द इन्फेक्शंस स्प्रेड बाय द एयरबर्न ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग चिकन पॉक्स, एंथ्रॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मेजल्स, स्मॉल पॉक्स एंड द क्रिप्टोकोकोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। दीज आर द कॉमन इन्फेक्शंस जो बेसिकली होते किसके द्वारा है, वायरस के द्वारा होते हैं। ये क्लियर कहानी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है फिर भी समझ लेते हैं पूरा। अ येलो डस्ट अपीयर ऑन द फिंगर्स। ठीक है, एक येलो डस्ट है, अपीयर्स होता दिखाई देता ऑन द फिंगर्स, हाथ पर या फिर हाथ की उंगलियों पर पीलेपन का जो अपीयर्स होता है वह उंगलियों पर दिखाई देता है। वेन एवर वी टच द मिडल ऑफ अ फिंगर, अगर हम लोग प्रयास करते हैं उंगली को छूने का, ठीक है, ऑफ द फ्लावर, दीज टिनी येलो ग्रेन्स आर वन ऑफ द most precious substance in nature because they contain the secret of plant life. What is this dust called? ध्यान रखना किसकी बात हो रही, फ्लावर की बात हो रही है। A yellow dust appears on the fingers, हमारे हाथों पर येलो डस्ट गिरने लगता है जब कभी भी वी टच द मिडिल ऑफ अ फ्लावर, जब कभी हम लोग पौधे के जो फूल होते हैं उसका मिडिल पार्ट छूते हैं तो कुछ येलो कलर का डस्ट हमारी उंगलियों पर गिरने लगता है। इन डस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, दीज टिनी येलो ग्रेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस इन नेचर बिकॉज दे कंटेन द सीक्रेट प्लांट लाइफ। तो इनको कहते क्या है ये आप लोगों को बताना है। व्हाट इज दिस डस्ट कॉल्ड, इस डस्ट को जो हमारे हाथों पे गिरा था, फूल से गिरा था, बेसिकली सेंटर पार्ट से छुआ था तब गिरा था, तो उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन है, पॉलन सही होगा, फर्स्ट है स्पर्म सही होगा, सेकंड है स्पोर सही होगा, सी है, एंड द लास्ट वन इज स्पोरोसिस्ट। तो चारों में से कौन सा पार्ट येलोइश कलर का पौधों के फूलों के मध्य भाग में उपस्थित होता है, और अगर हम उसको छुएंगे तो उसके डस्ट पार्टिकल हमारे हाथों में, हमारी उंगलियों पर गिर जाते हैं। तो आंसर लिख दिया होगा आप लोगों ने, प्रॉपर टाइम मिल रहा है, प्रैक्टिस अच्छी चल रही, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा, तो आंसर लगा दिया है। तो आंसर है क्या, ए का मतलब पॉलन है इसका राइट आंसर। क्यों है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। द येलो पाउडर इज कॉल्ड पॉलन एंड द स्टिक दैट होल्ड्स इट इज नोन एज स्टमेन। तो अब हम लोग और ज़्यादा समझते हैं। फ्लावर्स हमने देखा, फ्लावर बेसिकली 2 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं, एक होते हैं ऐसे फ्लावर जिसमें एक ही पार्ट होता है, एक ही सेक्स होते हैं, मेल या फिर फीमेल, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें एक ही सेक्स हो। अगर बात करें ऐसे फ्लावर जिसमें मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, तो इन जैसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, गुड़हल, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस आप लोगों ने पढ़ा था। ये जो फ्लावर है ये बेसिकली कैसा है, बाइसेक्सुअल है। देख लिया आप लोगों ने, देखा है तो अच्छी बात है। उसमें मेल पार्ट भी मिलेगा आपको और साथ में फीमेल पार्ट भी मिलेगा। जो मेल पार्ट मिलेगा उसके भी कई भाग हैं जिसको हम लोग यहाँ कंसीडर्ड कर रहे हैं एज स्टमेन के द्वारा। ठीक है, स्टमेन के नाम से हम लोगों ने संबोधित किया है। तो पुंकेसर, जो हिंदी मीडियम वाले बालक हैं वो समझ गए होंगे, पुंकेसर समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं इनके जो भाग हैं, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर के जो भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट, लास्ट वन इज कनेक्टिव। ठीक है, 3 पार्ट समझ में आ गए। उसी तरह से फीमेल की अगर बात करेंगे, गायनोसियम पार्ट की अगर बात करेंगे तो उसमें स्टाइल, स्टिग्मा एंड द लास्ट वन इज ओवरी। इसी ओवरी में मेल जाइगोट पहुंचता है, फीमेल जाइगोट, सॉरी, इसी ओवरी में इनसाइड ओव्यूल में, ओव्यूल होता है इसी ओवरी के अंदर, उसी ओव्यूल में गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मतलब एंथर से जो पॉलन निकल के पहुंचे थे ओवरी के अंदर, ओव्यूल्स में, वहां पर इनका फ्यूजन होता है। ये चीज क्लियर हो गई, डाउट सारे क्लियर हो गए। स्टमन क्या था, क्यों कहते हैं पॉलन, समझ में आ गई पूरी बात। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। तो क्लास 10th में अगर आप लोग हैं तो ये अच्छी बात है कि ये जो प्रैक्टिस पेपर्स आप लोगों के चल रहे हैं, जिसकी तैयारियां मैं करवा रहा हूँ, डेली आप लोगों को 20 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ये अच्छी बात है कि आप लोगों को पहले मैं तैयारी करा रहा हूँ
फिर इसका फाइनल एग्जाम रखा जाएगा। उसकी डेट अभी निश्चित नहीं है, डेट बताई जाएगी आप लोगों को। पहले तैयारियां अच्छे से कर लें, क्योंकि मेन एग्जाम के क्वेश्चंस ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने वाले, वो थोड़े से टिपिकल होंगे। टिपिकल हैं तो इसलिए तैयारियां भी आप लोगों को बहुत जोरों शोरों से करनी है, तो तैयारियां तो मैं करवाता रहूँगा। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। विच ऑर्गन, हमारी शरीर का कौन सा अंग ऐसा होता है जो प्रोड्यूस करता है द फ्लूइड नोन एज बाइल। तो बाइल का जो प्रोसेस है या जो प्रोडक्शन है वो कौन सा फ्लूइड या कौन सा प्रोडक्शन कौन सा पार्ट करता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। कौन कौन से ऑप्शन है? पहला है लीवर, दूसरा है पैनक्रियाज, तीसरा है गॉल ब्लैडर एंड द लास्ट वन किडनी। क्या लगता है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बेटर होगा बाइल सिक्रीशन के लिए? तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात। क्लास 10th में पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस है, जिसमें आप लोगों ने पहले ही पार्ट में ये पढ़ रखा होगा कि जो बेसिकली बाइल है वो सिक्रीट होता है हमारे शरीर के किसी एक भाग से। तो कौन से हैं? 4 ऑप्शन। लगा दिया आंसर देख ले। तो हम एक क्लू दे देते हैं। द लार्जेस्ट इंटरनल पार्ट, ठीक है, हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंटरनल पार्ट है, जिसको हम लोग लार्जेस्ट पार्ट के नाम से भी जानते हैं। नाम फेमस है इसलिए अब आप लोगों ने अपना उत्तर शायद बदल दिया हो। कुछ लोग समझ गए होंगे आंसर गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, आंसर गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है। लार्जेस्ट पार्ट की बात हो रही, बाइल सिक्रेट करता है वही पार्ट। तो अब क्लियर हो गया, लीवर इसका आंसर सही है। ठीक है, क्यों सही है एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं। लीवर प्रोड्यूसेस अ डाइजेस्टिव फ्लूइड नोन एज बाइल। लीवर रिलीज करता है बाइल को इनटू कहां तक? गॉल ब्लैडर में। क्लियर हो गया। अ स्मॉल pear shaped organ located just below your liver in the upper right side of your abdomen। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया पूरा, कोई डाउट नहीं है। अभी भी अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, हर एक डाउट आप लोगों का क्लियर होगा, मैं बताता चलूँगा, समझाता चलूँगा। बस आप लोगों को लाइव एक्टिव रहना है, एक एक क्वेश्चन समझना है, इसीलिए इस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज ए स्टेरॉइड। इनमें से कौन सा हार्मोन एक स्टेरॉइड की तरह वर्क करता है? क्या पहला ऑप्शन राइट होगा? एस्ट्रोजन होगा, ग्लूकागॉन होगा, इंसुलिन होगा या फिर ऑक्सीटोसिन होगा? तो इन चारों में से स्टेरॉइड की तरह से वर्क कौन करता होगा? तो समझ में आ गया होगा, एक ही ऑप्शन इसमें ऐसा है जो एज ए वर्क कर रहा है, स्टेरॉइड। समझ में आ गई बात, क्या होगा? ए ऑप्शन। क्यों होगा इसको समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, कहाँ से सिक्रेट हो रहा? 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। द टेस्टिस प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरॉन, द ओवरीज प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन एंड द लास्ट वन एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस स्टेरॉइड हार्मोन सच एज कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरॉन। Steroid hormones are derived from cholesterol and are lipid soluble molecules। क्लियर समझ में आ गया, हर एक पार्ट समझ में आ गया। स्टेरॉइड क्या थे ये भी समझ में आ गया, हार्मोन्स कौन कौन से सिक्रेट हो रहे हैं हमारे शरीर से ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या कह रहा था क्वेश्चन, आंसर सॉल्यूशंस के साथ आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर अभी समझ में आ गया था, क्या था लीवर? लीवर से सिक्रेट होने वाला जो प्रोडक्शन था वो क्या था? बाइल प्रोडक्शन। बाइल समझ में आ गया, क्लियर, फ्लूइड था एक तरह का। अब समझते हैं लीवर का फंक्शन क्या होता है। एक तो फंक्शन समझ में आ गया, टू प्रोड्यूस क्या, बाइल को प्रोड्यूस करना, एक तो फंक्शन समझ में आ गया। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग लीवर का फंक्शन कौन सा नहीं है? ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर। ठीक है, इन चारों में से कौन सा फंक्शन लीवर का नहीं है? मतलब 3 फंक्शन होंगे, एक फंक्शन नहीं होगा। पहला रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, सेकेंड है एंजाइम एक्टिवेशन, तीसरा है डिटॉक्सिफिकेशन एंड द लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन। आंसर मिल गया होगा, क्या? रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर का रेगुलेट करना ये सही होगा। एंजाइम को एक्टिवेट करना, जितने भी एंजाइम हमारे शरीर में सिक्रेट होते हैं उनका एक्टिवेशन करना, या फिर डिटॉक्सिफिकेशन करना जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करना ये हो सकता है, या फिर डी ऑप्शन रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ गई कहानी, रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोड्यूस देयर वंस। क्या होगा सही ऑप्शन? इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा फंक्शन लीवर का नहीं है? आंसर मिल गया, आंसर डी। समझ में आ गया क्यों डी है? क्लियर है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमको पता है लीवर इज द बॉडीज लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। इट हैज मैनी फंक्शंस इन द बॉडी, लाइक इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड ब्लड क्लॉटिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग
ग्लिसरीराइड्स, ठीक है, समझ में आ गई, एंड कोलेस्ट्रॉल ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ये सारे काम करना किसका काम था, लीवर का, एंड आल्सो प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ठीक है, इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज केमिकल्स एंड द मेटाबॉलिज्म ड्रग्स। कहानी खत्म, समझ में पूरा आ गया, प्रॉपर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चंस की सीरीज है, ध्यान रखना ये 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों की हर दिन मैं कोशिश कराऊंगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कराऊंगा कि आप लोग सीखते चले, समझते चले। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द स्वेट ग्लैंड, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाई जाती है, तो कहां पाई जाती होगी, जहां पे पसीना नहीं आता होगा, देख लेते हैं। दी फर्स्ट है फोरहेड, सेकंड है फोर आर्म, पाम ऑफ द हैंड, एंड द लास्ट वन इज बैक। तो क्या आंसर सही लग रहा है आप लोगों को, फोरहेड माथे पर, फोर आर्म यहां पर, या फिर पाम ऑफ द हैंड, इन चारों के सॉरी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। क्या आंसर होगा, सी आंसर, बिल्कुल सही आप लोगों का, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कम कर रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है मुझको, लेकिन मैं समझाता हर एक एक्सप्लेनेशन चलूंगा। वैक्सीनेशन वॉज स्टार्टेड, वैक्सीनेशन का मतलब समझ लेते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, ऐसा सुन रहे होगे बार बार रोज पेपर में निकल रहा है कि ट्रायल बेस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है ना। तो वैक्सीनेशन, ये जो वैक्सीनेशन है ये सबसे पहले रिपोर्टेड किया गया था, कब, किसने किया इसको रिपोर्टेड, फर्स्ट स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया, क्या जॉनस ई सॉल के द्वारा, या फिर पॉल मुलर के द्वारा, एडवर्ड जेनर इसके खोज करता है, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके खोज करता है। खोज किसने की थी, वैक्सीनेशन बनाने की खोज, या वैक्सीनेशन का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, आंसर किसने लगाया, सी लगाया, सही है। क्यों लगाया, समझ में आ गया, एडवर्ड जेनर ने ही सबसे पहले वैक्सीनेशन की खोज की थी और इन्होंने वैक्सीन बनाई थी और उस पर इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रोटीन्स जो है, समझ में आ गया प्रोटीन्स है क्या, ये क्लियर दिमाग में बैठ गया ना, पढ़ा था चैप्टर 1 में लाइव प्रोसेसेस में, प्रोटीन्स ऑल द कंपोनेंट, जो आप लोगों ने क्लास 7th में भी पढ़ा था। कौन कौन से कंपोनेंट 7 होते हैं, पहला कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कंपोनेंट फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल्स, 6 वाला क्या था, फाइबर, जिसको हम लोग रफेज के नाम से जानते थे, एंड द लास्ट वन इज वाटर। वाटर क्यों रखा गया, क्योंकि वाटर इज मोर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, ठीक है, इसलिए ये भी एक कंपोनेंट के अंतर्गत आता है, समझ में आ गया। और ये कंपोनेंट जो वाटर है ये बेसिकली एब्जॉर्ब होता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन, और सारे कंपोनेंट जो पाचन हो जाता है जिनका एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये सब कहां पे एब्जॉर्ब होते हैं, एट द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब भोजन का पूरा पाचन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर, समझ में आ गया। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, पहला सुगर्स के बने होते हैं, क्या ये शुगर है, क्या ये एमिनो एसिड्स हैं, बी ऑप्शन, क्या ये फैटी एसिड्स के रूप है, या फिर ये न्यूक्लिक एसिड है। तो चारों में से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, प्रोटीन्स अगर आप लोग खाएंगे क्या मीठी लगेगी, या फिर आप लोगों को ये मालूम कि ये एमिनो एसिड्स के बने हुए भाग हैं, फैटी एसिड्स हो सकता है या फिर न्यूक्लिक एसिड। चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा है, अगर आप लोगों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि हमको पता है कि प्रोटीन बेसिकली मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मेंशन द सोर्स ऑफ लीवर, मिल्क, एग यॉक, एंड द लास्ट वन इज फिश लिवर ऑयल। तो चारों ऑप्शन समझ में आ गए, मेंशन द सोर्स ऑफ लीवर, ठीक है, मिल्क और क्या, एग यॉक, फिश लिवर ऑयल, इन चारों में से कौन सा सोर्स है, इनमें से किस चीज का सोर्स है, देख लेते हैं। पहला विटामिन ए का सोर्स है, विटामिन B2 का है, विटामिन डी का है, एंड द लास्ट वन इज विटामिन सी। चारों में से किस विटामिन का सोर्स ऑफ लीवर, मिल्क, एग यॉक, फिश लिवर ऑयल, ये चारों इसके सोर्स हैं, किस चीज के, क्या आंसर लगाया आप लोग, इसकी दवा भी खाते हो बेसिकली, ध्यान होगा आप लोगों को, सी ऑप्शन है, विटामिन डी की कैप्सूल्स आती हैं, या विटामिन डी कैल्सीफेरॉल जो आप लोग खाते हैं कैल्शियम की, जिसमें कमी ना हो पाए, तो ये कहाँ से मिल रही थी, है ना, लीवर, या फिर आप बात कर सकते हैं एग यॉक की बात कर सकते हैं, तो हमको क्या मिल रहा था, कैल्शियम मिल रहा था, क्योंकि हमको पता है अंडे के जो बाहर का चरता होता है उसमें क्या किसके बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये बात तो समझ में आ गई, कैल्शियम कहाँ से मिले, विटामिन डी। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम साइंटिस्ट एंड देयर फील्ड एट वर्क इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्टली मैच्ड है, ध्यान रखना करेक्ट ऑप्शन है, और कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, 3 नहीं है, एक सही होगा, कौन सा सही होगा यही बताना है आप लोगों को। तो ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्या डीएनए या फिर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, कहानी समझ आ गई, पहला ऑप्शन समझ आ गया, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसी का डबल हेलिक्स मॉडल क्या दिया था, एफ क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक इन्होंने, एम विल्किंस ने, इन सब ने मिलकर इसका डबल हेलिक्स मॉडल बताया था, दिया था,
क्या ये सही होगा? या फिर बी ऑप्शन सही है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन अ सिस्टम, जो दिया था वो हार्वे ने दिया था। क्या ये सही होगा कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये बेस्ड होता है किसी ना किसी सिस्टम पे, ये बताने वाले कौन है? हार्वे हैं। क्या ये सही होगा? या फिर सी है बैक्टीरिया, जिसकी खोज लिनियस ने की, क्या ये सही होगा? या फिर डी ऑप्शन ब्लड ट्रैवल्स इन द कंटिन्यूअस सर्किट्स, एक सर्किट के माध्यम से विभिन्न पार्ट्स में पहुंचता है, ये बताने वाले क्या ल्यूवेनहॉक है? इनका पूरा नाम एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक था। क्या ये सही होगा? आंसर जिन्होंने ए लगा दिया है, आंसर ए बिल्कुल सही है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का डबल हेलिक्स मॉडल देने वाले कौन थे? वॉटसन एंड क्रिक, ये दोनों साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट, ठीक है, इन्होंने दिया था। बिल्कुल सही आंसर है, समझ में आ गए। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 16। हार्ट इज मेड अप ऑफ, किस चीज का बना होता है? हार्ट मतलब हम लोग का हृदय। हृदय बना के किसका होता है? 4 चैम्बर, ये तो क्लियर है। 4 चैम्बर में कौन कौन से चैम्बर थे? एक्सप्लेनेशन बताता चल रहा हूं, समझते चलेंगे आप लोग। क्या है? सबसे पहला राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आप लोगों का राइट पार्ट। ध्यान रखना, सबसे सामने जो दिखाई देगा वो राइट पार्ट है, लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग ये उल्टा है, ध्यान समझना। उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये पूरा लाइव वीडियो मैंने एक बार बनाया था, आप लोग प्रीवियस वीडियो भी यूट्यूब पे देखते चले, जो भी प्रीवियस वीडियो जितनी भी बनाई सब कुछ देखते चले, प्रैक्टिस करते चले। हार्ट इज मेड अप ऑफ, किस चीज़ का बना होता है? हार्ट हृदय किस चीज़ का बना होता है? पहला नॉन स्टेटेड मसल्स का बना होता है। कितनी तरह की मसल्स थी? 3 तरह की, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 3 तरह की स्टेटेड, नॉन स्टेटेड एंड कार्डियक मसल, ये सारी पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो पहला ऑप्शन क्या नॉन स्टेटेड मसल्स हो सकता है, इसका राइट आंसर। सेकंड है कार्डियक मसल्स का बना हो सकता है, या फिर एडिपोज टिश्यूज का बना है, या फिर स्टेटेड मसल्स का। तो इन चारों में से किस चीज का बना होता है हमारा हृदय? ठीक है, हार्ट इज बेसिकली मेड अप ऑफ, हमारा जो हृदय होता है किस चीज का बना होता है? 4 ऑप्शन सामने स्क्रीन पे, आंसर लगा दिया होगा आप लोगों ने। आंसर जिन्होंने लगाया होगा बी बिल्कुल सही है, कार्डियक मसल्स का होता है, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट आप लोगों ने सुना होगा। कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ऐसे डॉक्टर जो किसका किसकी जांच करते हैं? हृदय की जांच करते हैं। ठीक है, कहानी समझ में आगे बात करते हैं। हरगोविंद खुराना, नाम सुना होगा आप लोगों ने, हरगोविंद खुराना इंडियन है, अच्छी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। हैड द रिसर्च ऑन, हरगोविंद खुराना ने किस चीज़ पर रिसर्च किया था? क्लास 9 की बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोग 9th क्लास से सही से पढ़ के आगे बढ़े होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए किस चीज़ का ऑप्शन देख लेते हैं? सिंथेसिस ऑफ सिंपल डीएनए को तैयार करता है, सिंथेसिस ऑफ सिंपल डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म पता ही होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सेकंड है बी ऑप्शन में अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक कोड, ये इन्होंने हरगोविंद खुराना ने ये पता लगाया था कि जेनेटिक कोड किस प्रकार से वर्क करता है, इनके बारे में पूरा अध्ययन किया था। क्या ये बताने वाले क्या हरगोविंद खुराना हो सकते हैं? या फिर रिडक्शन ऑफ म्यूटेशन, जीनवाद के बारे में इन्होंने बताया था। जीन जो म्यूटेशन परिवर्तित होता है, अचानक से जीन में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? म्यूटेशन। जीन क्या है? ये ट्रांसफर मटीरियल होता है जो एक पूर्वज से या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम बैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरिया से आरएनए का पता लगाया था इन्होंने, कुछ ऐसा है। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? 4 ऑप्शन में से आप लोगों ने लगा दिया होगा बी आंसर जिन्होंने लगाया, जिसका मतलब है जेनेटिक कोड ये अंडरस्टैंड किया था इन्होंने, पता लगाया था जेनेटिक कोड किस प्रकार से वर्क करता है, फंक्शन कैसे करता है, ये पता लगाने वाले हरगोविंद खुराना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे आप लोगों के सामने। अब बात करते हैं नेम ऑफ द कोरोना वायरस दैट किल्स ह्यूमंस। तो कोरोना वायरस के बारे में ये क्वेश्चन है, नेम द कोरोना वायरस, कौन सा कोरोना वायरस जो किल करता है ह्यूमंस को। ठीक है, सारे तो किल नहीं करते क्योंकि ये कोरोना वायरस लेटेस्टली डिस्क्राइब्ड है। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एड्स है, फेड्स है, सार्स है और HIV है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये समझ में आ गया आप लोगों को। क्या एड्स हो सकता है, या फेड्स होगा, या सार्स होगा, या फिर HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपके अकॉर्डिंग? पहला और लास्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो बचा क्या? सी जिन्होंने लगाया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा, इसको समझ लेंगे हम लोग। 19 में पूछा है इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट, तो हमारे शरीर में किस अंग में या फिर किस जगह पे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है? अगर यहाँ पर प्रोटीन की जगह कार्बोहाइड्रेट लिखा होता तो आप लोग आंसर सही लगाते, क्योंकि बेसिकली डाइजेशन मेनली स्टार्ट फ्रॉम आर माउथ, तो माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। ध्यान रखना, किसका डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन बात किसकी हो रही है? प्रोटीन की बात हो रही है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है? याद आ गया होगा, आंसर समझ में आ गया होगा। फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस सब कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। ए में माउथ होगा, क्या ये सही है? बी स्टमक होगा, जहां पर HCl सिक्रीट हो रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड बन रहा था, क्या ये सही होगा? या फिर सी ऑप्शन ड्यूडिनम ये होगा। एंड द लास्ट वन इज इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन कौन सा, लार्ज वाला कि स्मॉल वाला, या फिर दोनों कंसीडर करते हैं? चारों में से कौन सा ऑप्शन बेटर होगा? जिन्होंने स्टमक लगाया है
वो ऑप्शन अपने आप को सही माने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 20 लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सही रहे होंगे, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है। आज ये प्रैक्टिस पेपर था, आगे भी आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर रोज कराए जाएंगे। एक दिन ऐसा निकालेंगे जिसमें ये मेन एग्जाम होगा, जिसमें आप लोग लीड करोगे। तो ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपके जितने ज़्यादा कंपटीशन लेवल के कंपटीटर्स होंगे उतना ज़्यादा आप लोग अपने को समझ सकते हो कितनी आपकी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। क्योंकि एक दो लोगों में कंपटीशन पता नहीं चलता है, तो कम से कम 1-2 हज़ार 3 हज़ार 5 हज़ार इतने ज़्यादा लोग होंगे, तभी आप लोग अपनी पहचान बना पाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द एसिड दैट इज सिक्रेटेड इन द स्टमक। तो कौन सा एसिड हमारे स्टमक में बनता है? अभी आप लोगों ने लेक्चर सुना था, एक्सप्लेनेशन सुना था, उसमें एसिड का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। क्या एसिड का नाम HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन बी H2SO4 बनता है, या फिर H2CO3 ये होगा, या फिर HNO3 ये सही होगा? तो आप लोगों के हिसाब से क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड बनता है? नहीं, जो भी बनता हो आप लोग आंसर दे चुके होंगे। आंसर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अब आप लोग की जो यहाँ तक की वीडियो थी समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आगे की वीडियो आप लोग सारी वीडियोस देखते चलोगे, लाइव वीडियो में एक्टिव रहोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करोगे। ठीक है, ये वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, जिसमें वो लोग भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर सकें और आपके बराबरी कर सकें, या फिर ये कह लें कि आपके और उनके बीच जो कंपटीशन होगा उसकी सबसे तगड़ी तैयारी हो सके। कौन आगे निकलने का प्रयास करता है या कौन जीतता है वो तो बात का बात है। ठीक है, वो तो बाद में पता चलेगा कौन जीतेगा, लेकिन उससे पहले तैयारियां कौन सबसे तेजी से कर रहा है, कौन ज़्यादा एक्टिव है। जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होगा क्विज में पार्टिसिपेट में वही जीतेगा। तो ध्यान रहे, हर एक वीडियो हर एक लेक्चर आप लोगों को सुनते चलना है, समझते चलना है। लाइव तो जरूर आना है, ध्यान रहे, अगर लाइव नहीं है तो सब कुछ बेकार, क्योंकि लाइव वीडियो के माध्यम से ही आप लोग हर एक चीज़ में एक्टिव रह सकोगे, समझ सकोगे कि क्या चीज़ समझाई जा रही है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता चुके होंगे कौन कौन से ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, और अपनी कॉपी में भी ये ऑप्शन लिखते चलें। क्विज 1 हेडिंग डाल लें। क्या डालना हेडिंग? T20 साइंस क्विज 1 सीरीज 1 का क्विज 1 है ये। ठीक है, इसको भी नॉर्मल लेके मत चलें, समझते चलें, पूछते चलें, और अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग व्हाट्सएप से भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सॉल्यूशन या फिर अपने समस्याओं को हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं हर प्रकार की आप लोगों की सहायता करूंगा और हर एक जो प्रॉब्लम आप लोगों की होगी उसको खत्म कराने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा। तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।